जय हिंद, नमस्ते। आज हिंदी में हम आपको वाक्य पढ़ाएंगे। वाक्य के जैसा लिखे देख रहे हैं आप, हिंदी वाक्य भाग 1। वाक्य से किस तरह के सवाल आते हैं उस पर चर्चा होगी। और वाक्य पर हम आए क्यों, सबसे पहले हमने आपको वर्ण पढ़ाया है। पहले दिन हमने आपको बताया भी था, वर्ण फिर अक्षर, वो वर्ण फिर शब्द फिर वाक्य, ऐसा होता है। तो वर्ण पहले पढ़ाया, उसके बाद हमने शब्द आपको पढ़ाए, फिर वाक्य पढ़ाना है। वाक्य में आ गए हैं। अगर हम शब्द की परिभाषा वर्ण से शुरू करें, वर्ण की परिभाषा अगर आपसे पूछें तो आप यही बताओगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ऐसा बताया गया। उसके बाद शब्द की परिभाषा जब हुई थी तो आपने कहा था 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। हमने उसमें थोड़ा सा प्लस किया था कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। उसके बाद जब अब बारी वाक्य की आ गई, तो अगर वाक्य की परिभाषा हम आपसे कहें तो क्या बताओगे? वाक्य की परिभाषा सिंपल अगर परिभाषा देखें तो वाक्य की परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। क्यों भाई, यही तो कहोगे। लेकिन नहीं, हम आपके सामने 2 शब्द देते हैं, क्या ये वाक्य है? देखिए, जैसे ये लिखा है मोहन पतंग, 2 वाक्य लिखे हैं। क्या ये वाक्य, 2 शब्द लिखे हैं, क्या ये वाक्य बना? नहीं बना। तो जो आपने परिभाषा भी बात की 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, तो 2 शब्द तो मैंने दिया है। अच्छा, 2 से अधिक दें, चलो 2 और इसमें जोड़ देते हैं, गाय हाथी। अब जो शब्द बन गए, वाक्य क्या बना? ये लिखा है मोहन पतंग गाय हाथी, 4 शब्द हो गए भाई। लेकिन फिर भी वाक्य नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वाक्य की परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते तो हैं, लेकिन एक उसमें शर्त होती है कि उसमें कोई ना कोई क्रिया होनी चाहिए। जब तक कोई क्रिया नहीं जोड़ोगे आप, वाक्य नहीं होगा। जैसे लिखा है मोहन गया, मोहन में केवल हमने गया जोड़ दिया, तो अब ये वाक्य हो गया। मोहन गया जो लिखा है ये वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें क्रिया हो गई। समझ में आई बात? तो इस तरह से अगर वाक्य की हम परिभाषा पर चर्चा करें आपसे, वाक्य की परिभाषा, तो वाक्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, वाक्य कहलाता है। देखिए क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य की एक विशेषता मिल गई कि इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द तो होंगे, लेकिन एक शर्त है कि कोई क्रिया अवश्य होनी चाहिए। जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक वाक्य नहीं होगा। अगर इसकी हम किताबी परिभाषा में आ जाएं, ये तो हमने परिभाषा आपको सरल शब्दों में दिया। अगर किताब की परिभाषा में आ जाए तो किताब की परिभाषा ये है, क्या कह रहा देखिए जरा, शब्दों के नियोजन और उद्देश्यपूर्ण मिलाप से बना ऐसा शब्द समूहन जो कारक चिन्ह और विराम चिन्हों के साथ उपयुक्त ढंग से संश्लेषित हो, वाक्य कहलाता है। किताबों में इस तरह परिभाषा होती है, अपने आप गूढ़ लग जाती है। ये सब चीजें वही हैं कि कोई भी वाक्य तब होगा जब उसमें क्रिया होगी। और आपको परिभाषा यही ध्यान देना है, कौन सी, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, वाक्य कहलाता है।
समझ में आई बात? यानी वाक्य की एक शर्त हो गई, इसमें कोई क्रिया अवश्य होगी, और जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक वो वाक्य नहीं होगा। अब वाक्य जो होता, कोई भी वाक्य है, जैसे मोहन गया ही लिखा, हमने अभी लिखा था, कोई भी वाक्य है वो दो भागों में बटा होता है। कोई भी वाक्य दो भागों में बटा होता है, यानी वाक्य के दो खंड होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, नंबर एक उद्देश्य, नंबर एक उद्देश्य, और नंबर दो विधेय। यानी कोई भी वाक्य होगा उसमें केवल दो भेद होंगे, उसके दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के आगे आप देख रहे हैं लिखा है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, और विधेय के आगे लिखा है जो कुछ कहा जाए। जैसे मोहन गाय चरा रहा है, मोहन चोरी कर रहा है, मोहन सड़क पर चल रहा है, मोहन सो रहा है। यानी ये सब आप इसके दो, कोई भी वाक्य लेंगे उसके दो भेद होंगे, उद्देश्य और विधेय। ये सवाल आता है, इससे क्वेश्चन आता है कि एक वाक्य होगा, इसमें उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में आप देख रहे हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाए। मैं ये बात नहीं करता, हम आपको बता रहे हैं उद्देश्य कि वाक्य का, किसी भी वाक्य का जो कर्ता होता है, वाक्य का जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। और बाकी जितना पार्ट बचे, केवल उद्देश्य को निकाल लो भाई, दो ही भेद होते हैं, तो उद्देश्य अगर मिल गया तो बाकी सब बचा क्या होगा? विधेय होगा। तो कोई भी वाक्य होगा उसमें जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और जो बचा हुआ भाग जितना अंश है वो सब विधेय होता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, हम उसी में आपको समझा रहे हैं। एक वाक्य आया था, ये वाक्य क्या लिखा देखिए, सचिन ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। सचिन ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, इसमें उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में एक ऑप्शन था सचिन, एक ऑप्शन था ओवर, एक ऑप्शन था 6 छक्के, और एक ऑप्शन था लगाए। तो इसमें उद्देश्य पूछ रहा है, तो इस जो सचिन ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए लिखा है, इसमें कर्ता कौन है? बताओ कौन करता है? सचिन। तो सचिन क्या होगा? उद्देश्य होगा। और बाकी ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, जितना भी पार्ट बचा है सब क्या होगा? विधेय होगा। तो किसी भी वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का जो कर्ता होगा उसे उद्देश्य कहेंगे, और बाकी जितना पार्ट बचा होगा, चाहे जितना बड़ा पार्ट हो, वो सब विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य और विधेय आप निकाल लेंगे, अच्छी बात। चलते हैं वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है, जैसे आप शब्दों का वर्गीकरण देखे थे, शब्द सार्थक निरर्थक था, सार्थक शब्दों का रचना के आधार पर वर्गीकरण हुआ था, अर्थ के आधार पर हुआ था, उत्पत्ति के आधार पर हुआ था। रचना के आधार पर शब्द जो है रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़ थे। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर थे, ऐसा था ना। उसी तरह वाक्य भी जो होते हैं, वाक्य को का वर्गीकरण करने का दो आधार होते हैं। वाक्य के वर्गीकरण के दो आधार हैं। ये देखिए, वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर होता है। नंबर एक रचना के आधार पर, नंबर दो अर्थ के आधार पर। यानी कोई वाक्य बनता कैसे है उसके आधार पर वाक्य के कुछ भेद होंगे, और दूसरा है अर्थ के आधार पर, यानी उस वाक्य का जब अर्थ निकालें तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के कुछ भेद होंगे। तो वाक्य का जो वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर होता है? दो आधारों पर। नंबर एक रचना के आधार पर, नंबर दो अर्थ के आधार पर। समझ गई बात? तो चलते हैं, एक एक पार्ट इत्मीनान से पढ़ते हैं, आराम से। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं, वो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के आप देख रहे हैं, लिखा है। नंबर एक सरल वाक्य, इसी को साधारण वाक्य भी कहते हैं। नंबर दो संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्रित वाक्य, या इसी को आश्रित वाक्य भी कहा जाता है। तो कोई भी हिंदी का वाक्य होगा, कोई भी वाक्य होगा कैसा भी,
वो या तो सरल वाक्य होगा, या तो संयुक्त वाक्य होगा, और या तो फिर मिश्रित वाक्य होगा। वहां पर सवाल आएगा, कोई एक वाक्य दिया रहेगा कि ये कैसा वाक्य है, तो आपको ये नहीं पूछते कि रचना के आधार पर बताना है कि अर्थ के आधार पर, वो ऑप्शन देते हैं। और जैसे 3 पार्ट है ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, तो 3 ये ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन क्या रहता है, सरल और साधारण, 2 नाम है ना, तो एक इसमें से कोई होगा। तो सरल के साथ अगर साधारण ऑप्शन दिया तो ये तो होगा नहीं, हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक एक वाक्य को बड़ी सावधानी से समझेंगे। तो जो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्रित वाक्य, या इसको आश्रित वाक्य कहते हैं। तो अब देखते हैं एक एक। अब आप देखेंगे, हेडिंग डाल लें, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ये देखिए, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। देखिए इसका नाम है सरल वाक्य, और परिभाषा आप देख रहे हैं जो लिखा है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया हो, बहुत सरल शब्दों में मैं बता रहा हूं, जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य पहचानना है तो आप किस आधार पहचानोगे, क्रिया के आधार पर। अगर काम एक ही हो रहा है तो वो सरल वाक्य होगा। क्लियर हुई बात। कोई भी वाक्य है, इस पे मत जाइएगा कि वो छोटा वाक्य है कि बड़ा, आपको क्रिया ढूंढना है। अगर वो एक क्रिया है तो सरल वाक्य होगा। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। और आप अगर किताबी भाषा में जाएं तो एक और परिभाषा इसकी होती है, इससे सवाल भी होता है, जैसा लिखा है आपके सामने, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इससे सवाल आता है, सरल वाक्य की पहचान क्या है, ऑप्शन रहेंगे, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय, 2 उद्देश्य एक विधेय, ऐसे घुमा फिरा के देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा वो सरल वाक्य होंगे। जैसे मोहन गया, कैसा वाक्य होगा, सरल वाक्य। क्यों, एक ही क्रिया है, गया। मोहन लखनऊ गया, कैसा वाक्य होगा, सरल वाक्य। सरल वाक्य। अरे संयुक्त कैसे भाई, भाई अभी तो गया क्रिया एक ही हो रही ना, आपको क्रिया से पहचानना है। मोहन लखनऊ गया, ये भी सरल वाक्य। मोहन बस से लखनऊ गया, कैसा वाक्य होगा, सरल वाक्य, क्योंकि बस से लखनऊ गया, गया तो लखनऊ ना, क्रिया तो एक ही हुई ना। मोहन बस से शाम को 4 बजे लखनऊ गया, कैसा वाक्य, सरल वाक्य। और बढ़े, मोहन बस से शाम को 4 बजे खोपड़ी पर झोला रख के लखनऊ गया, एक ऐसा वाक्य, सरल वाक्य। मोहन शाम को 4 बजे मम्मी के साथ सर पर झोला रख करके लखनऊ गया, कैसा वाक्य, सरल वाक्य। यानी आपको यह नहीं देखना है कि वाक्य छोटा है कि बड़ा। अगर छोटा वाक्य है तो सरल वाक्य हो सकता है, बड़ा वाक्य तब भी सरल वाक्य हो सकता है। छोटा बड़ा इसको पहचानने का आधार नहीं है, आधार है क्या, क्रिया ढूंढना। अगर एक क्रिया हो रही है तो वो सरल वाक्य होगा, और जब तक क्रिया होगी नहीं तब तक वो वाक्य ही नहीं होगा। एक क्रिया होगी तो सरल वाक्य होगा। समझ में आएगी बात। तो कुछ हम सरल वाक्य के उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले लिखा है राम आया है, सरल वाक्य होगा कि नहीं। सीता गा रही है, सरल वाक्य है। मोहन जा रहा है, सरल वाक्य है ना। घनश्याम पढ़ रहा है, सरल वाक्य है। रचित रो रहा है, ये भी सरल वाक्य है। अथक सो रहा है, ये भी सरल वाक्य है। प्रमोद घूम रहा है, ये भी सरल वाक्य है कि नहीं। हरिकरण जग रहा है, ये भी सरल वाक्य। इस तरह कैसा भी गाय घूम रही है, बैल चर रहा है, कुछ भी, सब सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य की पहचान, उसमें किसी भी वाक्य में जब क्रिया केवल एक होगी तो कैसा वाक्य होगा, सरल वाक्य। पहचान लेंगे ना, ठीक है। चलते हैं दूसरे पार्ट में, दूसरा भाग। सरल वाक्य के बाद बारी आती है संयुक्त वाक्य की।
संयुक्त वाक्य आपके सामने है। संयुक्त व्यंजन भी आपने पढ़ा है, संयुक्त स्वर भी पढ़ा है, यानी संयुक्त नाम आपके लिए पहली बार नहीं है, पहले भी सुन चुके हैं। संयुक्त स्वरों में क्या होता था, दो स्वर मिलते थे। संयुक्त व्यंजन में क्या होता था, दो व्यंजन मिलते थे। तो संयुक्त वाक्य में क्या होगा, दो वाक्य मिलेंगे। और आप परिभाषा देख रहे हैं क्या लिखा है, जब दो सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय एवं और तथा अथवा, ये 4-5 हमने लिखे हैं, बाकी और भी हो सकते हैं, एवं तथा किंतु परंतु या ना, बहुत सारी चीजें समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं तो संयुक्त वाक्य होते हैं। यानी संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य जुड़ेंगे, और जब दो सरल वाक्य जुड़ेंगे तो दो क्रियाएं भी होंगी। 3 जुड़े हैं तब भी संयुक्त होगा। तो जब दो सरल वाक्य या और अथवा किंतु परंतु से जुड़े होते हैं, या और एवं से जुड़े हों, तो वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। समझ में आई बात। अभी संयुक्त वाक्य और जब मिश्रित वाक्य हम आपको बता देंगे तो बहुत सरल हो जाए जब तीनों में तुलना करेंगे। तो अभी केवल ये समझ लो, जब एक वाक्य होगा, एक क्रिया होगी तो वो सरल वाक्य होगा, और जब वाक्य में दो क्रियाएं हो जाए, 3 हो जाए, तो वो संयुक्त वाक्य होगा। एक हो तो सरल वाक्य और 2 हो तो संयुक्त वाक्य। समझ में आ गई बात। तो इसके उदाहरण जरा देखते हैं। जैसे ये वाक्य लिखा, आप देखें, कल शाम आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया और मैं साक्षात की तैयारी में लग गया। देखो, आपको और मतलब नहीं, आयोग ने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, क्या हो गया, बीच में आपको देखना और लगा है ना। कल शाम आयोग ने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया और मैं साक्षात्कार की तैयारी में जुट गया। तो और लगा है ना, तो इस संयुक्त वाक्य और लगा होगा, तथा लगा हो, एवं लगा हो, तो ये सब संयुक्त वाक्य होते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए लिखा, यद्यपि प्रधानमंत्री प्रयागराज आए थे तथापि समय अभाव के कारण वे गंगा स्नान नहीं कर सके। कोई बात नहीं, आ गए, यही बहुत बड़ी बात, आपको इससे मतलब नहीं। तथापि लगा है ना, तो ये भी दो वाक्य हैं इसमें, ये भी संयुक्त वाक्य होगा। समझ में बात। अभी कुछ कंफ्यूजन लग रही होगी, लेकिन जब मिश्रित वाक्य भी आप पढ़ लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं लगेगी। ये चूंकि ज्यादा होते हैं इसलिए इसमें हम ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे, मिश्रित वाक्य अच्छे से बताएंगे। और सरल वाक्य तो आप जानते हो, तो ये भी एक संयुक्त वाक्य है। समझ रहे हैं। अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए, शाम को लिखा, शाम को मोहन आएगा और, बस और लगा है, आगे कुछ भी लिखा हो, सोहन भी आएगा, शत्रुघ्न भी आएगा, इससे मतलब नहीं, और लगा है तो संयुक्त वाक्य। समझ रहे। कुछ उदाहरण और देखते हैं संयुक्त वाक्य के। देखिए क्या लिखा, जरा पढ़ो, क्यों संयुक्त वाक्य होगा। पहला लिखा है, उसने बहुत हाथ पैर मारे किंतु, किंतु लगा है, संयुक्त वाक्य होगा। उसने बहुत हाथ पैर मारे किंतु वह सफल नहीं हुआ, किंतु लगा है, संयुक्त वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, वह परिश्रम करता है परंतु, परंतु लगा है, संयुक्त वाक्य होगा। समझ रहे ना। और फिर लिखा है, वह तुम्हारा साथ दे या ना दे, वह तुम्हारा साथ दे या ना दे, या लगा है, समझ लो संयुक्त वाक्य होगा। तुम चाय पियोगे या कॉफी, संयुक्त वाक्य। हम ना चाय पिएंगे ना कॉफी, संयुक्त वाक्य। समझ रहे ना। तो संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जुड़े होते हैं, इसकी यही विशेषता है, और सरल वाक्य में केवल एक वाक्य होता है। कुछ बात हजम हो रही है। अभी तीसरा वाक्य जब बता देंगे ना, मिश्रित वाक्य, तो एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो देखते हैं बिना देर किए मिश्रित वाक्य। ये देखिए परिभाषा, देखिए इसकी क्या लिखा, जरा पढ़िए सब लोग। इस वाक्य में भी दो सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, अतः दो क्रिया भी होती हैं, किंतु एक वाक्य की क्रिया का होना दूसरे वाक्य की क्रिया पर आश्रित होता है, डिपेंडेबल होता है।
इसीलिए इसे आश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो मिश्रित वाक्य हो या आश्रित वाक्य हो, एक ही बात है। जैसे साधारण वाक्य हो या सरल वाक्य हो, दोनों एक ही नाम। तो मिश्रित या आश्रित का भी एक ही मतलब है। तो ये तो भैया और सरल है। इसमें दो सरल वाक्य आपस में जुड़े होंगे, लेकिन अब जब दो सरल वाक्य जुड़े होंगे तो दो क्रियाएं भी होंगी, और एक वाक्य की क्रिया का होना दूसरे पर डिपेंड होगा, आश्रित होगा। इसीलिए इसको आश्रित एंड डिपेंडेबल सेंटेंस भी कहते हैं। क्लियर? तो उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है, पहला उदाहरण देखिए आप, ये लिखा है, क्या लिखा है? रवि उस मकान में रह रहा है जिसमें कभी आचार्य जी रहा करते थे। रवि उस मकान में रह रहा जिसमें कभी, यानी उस मकान का कार्य डिपेंड करता है आचार्य जी जिसमें रहते थे। तो ये कैसा वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य होगा। समझ रहे ना? दूसरा वाक्य देखिए, ये देखिए लिखा है, मुझे उस व्यक्ति से मिलकर बहुत, उस व्यक्ति से मिलकर, यानी कोनो व्यक्ति है पक्का, तो समझ लो ये भी मिश्रित वाक्य है। आप 2, 4, 5 उदाहरण करोगे भी समझ में आ जाएगा। तो ये भी क्या है? मिश्रित वाक्य है, यानी आश्रित वाक्य है। एक और उदाहरण देख लें, ये देखिए, आज मुझे ऐसी सीख मिल गई। ऐसी सीख मिल गई, इसका मतलब कुछ बताएगा। आज मुझे ऐसी सीख मिल गई है जिसे ऐसा, जैसा, जो, सो, ये जितने भी शब्द हैं, वो जितने भी शब्द हैं, सब संयुक्त वाक्य की बात होती है। तो ये तीसरा भी संयुक्त वाक्य होगा। और देखिए लिखा है, पापा आएंगे तो चॉकलेट लाएंगे, अगर नहीं आए तो नहीं लाएंगे। यानी चॉकलेट लाना डिपेंड किस पे है? पापा के आने पर। समझ रहे? फिर देखिए अगला, ये देखिए, यदि बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी, और अगर ना बरसात हुई तो, यानी फसल अच्छी होना डिपेंड किस पे है? बरसात के होने पर। तो इस तरह के जो होते हैं ये मिश्रित वाक्य होते हैं। अब हम आपको लास्ट में बता रहे हैं कि कोई भी वाक्य आ जाए, सारांश देखिएगा पूरी चीजों का, कोई भी वाक्य आ जाए, पहला काम आप देखिए कि उसमें क्रिया कितनी है। अगर एक क्रिया है तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, सरल वाक्य ठोक देना है। और अगर दो क्रियाएं हैं तब भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, दोनों क्रियाएं देखो, क्या उसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड है? अगर डिपेंड है तो आश्रित वाक्य, और अगर नहीं डिपेंड है तो और, एवं, तथा, किंतु, परंतु के चक्कर में ना पड़ो, आंसर लगा दो संयुक्त वाक्य। ये है सारांश पूरा। और आप करके देखिएगा, कोई कंफ्यूजन किसी वाक्य में तो आप बताइएगा। और अब हम बात करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इनको आप ठीक से देख लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आवे किसी वाक्य में किसी भी तरह की, तो मेरा नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप पे वाक्य भेजिए, हम समाधान देंगे। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।